नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार और आपके चिट्ठी पत्रों को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे मंडी भाव, खबरें खेती की और कृषि समाचार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। खराब हुई गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। किसानों को बीमा योजना का लाभ जल्द से जल्द देने का निर्देश। खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी होने की संभावना और मार्केटिंग वर्ष 2015-16 में 30 लाख टन गेहूं खरीदने का निर्णय। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए अनाज की गुणवत्ता के मानकों में ढील देने का निर्णय किया गया है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 6 राज्यों के किसानों के लिए होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और राज्य सरकार की एजेंसियां खराब गेहूं की खरीद निर्धारित 1450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनियों और बैंकों से अभियान चलाकर पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की प्रतिपूर्ति के लिए किसानों को शीघ्र मदद पहुंचाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का फायदा किसानों को तत्काल पहुंचे, इसके लिए सरकार ने फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 25% सहायता तुरंत देने का निर्देश दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान फसल कटाई का इंतजार किए बगैर ही 25% तक दावे पाने के हकदार होंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस साल तिलहन उत्पादन में कमी आने की संभावना के कारण वर्ष 2015-16 में खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2015-16 में खाद्य तेलों के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि अगले वर्ष के दौरान क्रूड पाम तेल का आयात 63 लाख टन से घटकर 47 लाख टन रह सकता है, जबकि रिफाइंड पाम तेल का आयात 25 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मार्केटिंग वर्ष 2015-16 में सरकार ने 30 लाख टन गेहूं खरीद का निर्णय किया है। दलहन इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार गेहूं के भंडारण में कोई कमी नहीं होने देगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मार्केटिंग वर्ष 2015-16 में सरकार ने 30 लाख टन गेहूं खरीद का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गेहूं के गुणवत्ता मानकों में कुछ ढील दी गई है। गेहूं की इस खरीद में पंजाब से 12 मीट्रिक टन, हरियाणा से 7 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश से 6 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश से 3 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों के मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मंडियों में किसानों से गेहूं की खरीद में तेजी दिख रही है। FCI ने भी गेहूं खरीद में तेजी दिखलाई है। उत्पादन गिरने की संभावना से अरहर, उड़द, राजमा, चना आदि में तेजी का रुख है। धनिया,
काली मिर्च, हल्दी में नरमी देखी जा रही है। घरेलू बाजार में अंगूर की आपूर्ति में कमी आने से इसके दामों में तेजी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि इस वक्त आप मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। पहले बेमौसमी बारिश से फसलों का नुकसान और फिर देश के कई भागों में भूकंप के झटकों ने तो जैसे सबको हिला कर रख दिया। किसान भाइयों, इस बड़े नुकसान की भरपाई के लिए छोटे छोटे समय की फसलें लगाकर लाभ कमाएं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसान भाइयों, मन से मजबूत बनिए और फिर देखिए सफलता आपके कैसे कदम चूमती है। आज शुक्रवार है, आप सभी को अपने पत्रों का इंतजार है और हमें पता है कि आपके ईमेल और आपके पत्र हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आपकी चिट्ठी, आपके ईमेल, जिसका जवाब देंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक। बायोगैस यानी कि गोबर गैस प्लांट लगाना हर ग्रामीण के लिए काफी लाभदायक हो गया है। इससे ना धुआं, ना ही बदबू और पूरे घर में उजाला। इसी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं ग्राम खंडवा मुरक्का के किसान जगन्नाथ पटेल कि सर्दी में इस प्लांट से गैस कम मिलती है, क्या करें? गोबर गैस प्लांट लगाना हर किसान का सपना होता है। इसके इतने फायदे हैं कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाती हैं। इस प्लांट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, आइए जाने हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास से। तो मैं जगन्नाथ पटेल जी को बताना चाहूँगा कि बायोगैस प्लांट एक ऐसी तकनीक है जिसका किसानों को कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे खाद बहुत अच्छा बनता है और इससे गैस भी पूरी मिलती है। गैस कम मिलने के कारण 2-3 कारण हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं, कुछ लोग KVIC मॉडल लगाते हैं। जो KVIC मॉडल होता है बायोगैस प्लांट का, उसके अंदर लोहे का ड्रम होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। और सर्दी के मौसम में क्योंकि लोहे के ड्रम में जो सर्दी है वो अंदर पार हो जाती है, तो उसकी वजह से गैस कम मिलती है। लेकिन अब कई सारे नए किस्म के डिज़ाइन आ गए हैं, जैसे दीनबंधु है, जनता बायोगैस है। ये कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनके अगर आप बनाते हैं अपने घर पे तो सर्दी के मौसम में इनसे गैस कम नहीं मिलती है। दूसरा, सर्दी के मौसम में गैस कम मिलने का एक और कारण भी हो सकता है। वो जो कारण ये है कि हम जो गोबर है उसको पूरी रात भर बाहर पड़ा रहने देते हैं, कई बार दिन भी पड़ा रहता है, तो उससे ठंडा हो जाता है। और जितना हम ठंडे गोबर का प्रयोग करते हैं उतना ही, या ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, उतनी गैस कम मिलती है। तो इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप जैसे ही भैंस से गोबर करती है तो जो गोबर गैस प्लांट की फीडिंग है वो दिन में 2 बार करें, एक सुबह करें, एक शाम को करें। दूसरी बात, पानी ताज़ा प्रयोग करें। जब ताज़ा पानी प्रयोग करते हैं तो गर्म होता है, तो उससे गैस अच्छी मिलती है। और तीसरा एक बहुत अच्छी नुस्खा है, वो ये नुस्खा ये है कि जो हमारे पशु पेशाब करते हैं उसका हम पेशाब रोक लेते हैं और पानी की जगह अगर पेशाब घोल देते हैं तो गैस भी ज़्यादा बनेगी, खाद भी अच्छा बनेगा और सर्दी का उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो इन अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी हालत में सर्दी के मौसम में गैस कम नहीं मिलेगी, पूरी गैस मिलेगी। और गोबर गैस प्लांट का जो दूसरा खास फायदा मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो मेन फायदा है वो खाद का है। इसका खाद अन्य सभी खादों से कहीं बेहतर होता है। और साथ साथ में इसके खाद का प्रयोग हम जो सिंचाई जल के साथ कर सकते हैं, इससे खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है और ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ा अच्छा बेस हो सकता है। तो जितने भी हमारे किसान भाई जिनके पास बायोगैस प्लांट हैं उसका सही से प्रयोग करें। और जिन्होंने नहीं बनाया है
तो वो बनाने के बारे में सोचें, इसकी पूरी जानकारी लें और जैसी भी आवश्यकता अनुसार अपने यहाँ प्लांट बनाएं। और प्लांट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप KVIC मॉडल की बजाय दीनबंधु अगर मॉडल बनाते हैं तो उसमें सर्दी का प्रकोप कम होता है, यानी कि सर्दी का असर कम होता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी और बहुत अच्छा खाद मिलेगा, और इसके साथ साथ में हमारा वातावरण भी बड़ा साफ़ सुथरा रहेगा और घर में भी साफ़ सुथरा रहेगा, और महिलाओं को काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि गैस की वजह से उनके घर में धुआं नहीं होता है। जब धुआं नहीं होता है तो न बर्तन काले होते हैं, न घर खराब होता है और न उनके स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव पड़ता है। कृषि यंत्र में प्रोसेसिंग के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। बेकरी के सामान बनाने की मशीन के बारे में हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं और ये ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं। इनका नाम है हरीश बिष्ट, बागेश्वर उत्तराखंड से, कि कैसे प्रोसेसिंग से लाभ उठाया जाए और बेकरी में तैयार सामान के लिए कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। किसान या फिर उनकी घरेलू महिलाएं प्रोसेसिंग से ज़्यादा सामान कुछ हाथों से व कुछ मशीनों के द्वारा बनाकर व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। किसान खेती के साथ इसे अपनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास से। तो मैं हरीश सिंह बिष्ट जी को बताना चाहता हूं कि हमारे 2 संस्थान ऐसे हैं जो इस पे काम करते हैं। एक तो हमारा संस्थान है केंद्रीय अभियांत्रिकी विभाग संस्थान भोपाल में, और दूसरा जो संस्थान हमारा सीपेट लुधियाना में है। ये दोनों संस्थान ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के जो इम्प्लीमेंट बनाते हैं और साथ ही साथ में वो चीज़ें बनाते हैं जो प्रोसेसिंग में काम आती है। आपका एक और सवाल है कि जो आप बिस्किट बनाना चाहते हैं उसके अंदर मंडुआ या दूसरी चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जहाँ तक बेकरी की चीज़ों का सवाल है तो ये कोई भी सरकारी संस्थान नहीं बना रहा है। इसके लिए बहुत सारी बेकरी के एजेंसियां हैं जो बेकरी की चीज़ें बनाती हैं, खासकर बेकिंग वाली जो भी मशीनरी सब बनाती हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको वेबसाइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर इनमें सभी किस्म की जो मशीनरी बनती है वे बेकरी की, उसके बनाने वालों की एक पूरी डायरेक्टरी बनने मिलती है। तो आप उस डायरेक्टरी से देख सकते हैं कि आपके आसपास में कौन सा मैन्युफैक्चरर आपके नज़दीक लगता है और उनसे पूरी बात कर सकते हैं कि ओवन आपको कौन सा लेना है। ओवन भी इसमें 2 किस्म के होते हैं जब हम बिस्किट बनाते हैं। एक ओवन ऐसा होता है जो बिजली से चलता है, दूसरा ओवन ऐसा होता है जो कि गैस से चलता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको कौन से वाला ओवन लेना है। और ओवन में ट्रे होती हैं, तो 3 ट्रे वाला लेना है, 6 वाला लेना है या बड़ा लेना है। तो ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करते हैं कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है। और जहाँ तक आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आज हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है जो आपको ट्रेनिंग देता है, लेकिन जो बेकिंग की ट्रेनिंग है वो कृषि विज्ञान केंद्र नहीं दे पाएंगे। वो आपको या तो पूसा संस्थान से संपर्क करेंगे या किसी दूसरे संस्थान से, जैसे सीपेट से भी संपर्क कर सकते हैं या मैसूर में भी CFTRI से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रेनिंग मिल सकती है। क्योंकि बेकिंग की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। इसकी जानकारी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के पास नहीं है। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र शायद खास इस पे काम कर रहे हैं, वही दे पाएंगे। अन्यथा आप पूसा संस्थान से, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो आपने अपनी इच्छा जाहिर की है कि आप इसके अंदर रागी या मंडवे का प्रयोग करेंगे, तो इस किस्म के बिस्किटों की आजकल काफ़ी डिमांड हो रही है, क्योंकि सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत हैं। और जो मंडवे के और रागी के बिस्किट होते हैं ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिनरल यानी कि खनिज लवण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो सामान्यतः आजकल लोगों में काफ़ी कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो मैं हरीश सिंह बिष्ट जी को बताना चाहूँगा कि आप ये काम अवश्य करें, इससे आपको भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ में पूरे एरिया में एक नई जानकारी मिलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अच्छी किस्म के उत्पाद मिलेंगे सही मूल्य पे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस काम को शुरू करें और पूरी जानकारी के साथ करें। और अगर ट्रेनिंग के लिए आपको पूसा संस्थान से कॉन्टैक्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना पता लिख सकते हैं कि निर्देशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली अथवा विभागाध्यक्ष पोस्ट हाउसेस टेक्नोलॉजी डिवीजन IRI पूसा न्यू दिल्ली। तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, देखते रहिए कृषि दर्शन। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD
और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी चिट्ठी आपके ईमेल में। कॉकपिट और वर्जिकुलाइट को घरेलू स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में हमारे एक किसान जानना चाहते हैं। कॉकपिट नारियल के ऊपरी खोल की बुरादे से तैयार की जाती है। इसे मशीनों के प्रयोग से ही बनाया जा सकता है। घरेलू स्तर पर इसे तैयार करने के लिए कैसे और क्या करें, आइए जाने डॉक्टर राम आसरे से। मेरा यहाँ पे जवाब होगा कि आप जो भी कोकोपीट होता है इसको मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है। खासकर जो आपका कोपरा होता है, जो नारियल होता है, उससे जो आपकी छीलन निकलती है, जो रेसे निकलते हैं, उसको महीन महीन बुरादे में काटकर मशीन के द्वारा ये कोकोपीट तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आपको एक कोकोपीट फॉर्मेशन मशीन, इसकी प्रिपरेशन मशीन आती है जो कोकोपीट बनाने की, उसको क्रय करना पड़ेगा, उसको ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे आप कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वर्मीक्यूलाइट का सवाल है तो ये आपके कुछ ऐसे खनिज तत्वों वाली मिट्टी होती है जो कि कुछ क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। तो इस वर्मीक्यूलाइट को आप अपने घरेलू स्तर पर तैयार नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपकी कोकोपीट को निश्चित तौर पे आप अपने घरेलू स्तर पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मशीन की ख़रीद करनी पड़ेगी, मशीनों को ख़रीदना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि कोकोपीट तैयार करने से पहले इसके लिए आप कहीं अच्छी तैयारी कर लें, कहीं से प्रशिक्षण हासिल कर लें। हमारे जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पे विभिन्न जगह पर आपके कोकोपीट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। खासकर आपकी केंद्रीय जो आपका प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च संस्थान है, वहाँ पे कोकोपीट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और त्रिवेंद्रम में खासकर ये संस्थान उपलब्ध है, वहाँ से आप कोकोपीट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और इसके बाद आप इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। बेमौसमी बारिश से कई किसानों की टमाटर की खेती खराब हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब किसान टमाटर के बाद भिंडी की फसल लगाना चाहते हैं, जिससे उन्हें कुछ फायदा हो सके। इसके बारे में किसान जानना चाहते हैं, पर इन्होंने भी अपना नाम और पता नहीं लिखा। लेकिन हम उन्हें बता देते हैं कि भिंडी की खेती कैसे करें। यदि किसान टमाटर की खेती से हुए नुकसान की भरपाई भिंडी लगाकर करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भिंडी का बीज प्रमाणित होना चाहिए और भिंडी की उचित प्रजातियों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको अधिक लाभ प्राप्त हो। इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर राम आसरे से। शीत ऋतु से जो टमाटर की फसल चली आ रही थी, कहीं न कहीं उसका इस समय खात्मा हो रहा है, वो अब अपने अंतिम पड़ाव में है। और हमारे किसान भाई यहाँ पे चाहते हैं कि इसके बाद हम इसमें भिंडी की खेती करें और जो कि काफ़ी लाभकारी हो सकती है। इसी सिलसिले में एक हमारे किसान भाई ने जानना चाहा क्या कि हम टमाटर की खेती के बाद कैसे करें भिंडी की सफल खेती। तो निश्चित तौर पर इनका ये सोचना सही है। इस समय टमाटर की फसल जिन किसान भाइयों की ख़त्म हो रही, वो भिंडी के लिए इस समय खेतों की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, खासकर इस समय मौसम काफ़ी थोड़ा पछेती चल रहा है। आप जिस समय जो इतनी गर्मी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और बारिश भी पड़ रही है। इस बेमौसमी बारिश से कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे एक मौका है। भिंडी की फसल वो अभी भी बिल्कुल सफलतापूर्वक बो सकते हैं अपने खेतों में। और इस समय मौसम अच्छा है, इसलिए इसका जमाव है, इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी बढ़वार है, बहुत अच्छी होगी। हाँ, लेकिन आप इस जो खेत खाली हो रहा है टमाटर की फसल के बाद उसको अच्छी तरीके से मिट्टी पलटने वाले हल से उसको जो है जुताई कर लें। और अगर आप इसमें कहीं न कहीं ये अंदेशा देखते हैं कि इसमें कुछ फफूंदी जनित बीमारियां हो रही हैं, तो इससे पहले आप अपनी जो भी भिंडी को खेत में बोएं, खासकर आपकी भिंडी की प्रजाति का सही चुनाव करें और जो बीज है वो कहीं
यानी प्रमाणित बीज ही इसमें बोएं और ये भी सुनिश्चित कर लें कि बीज को उपचारित किया गया किसी फफूंदीनाशक से बोने से पहले। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी को बोएंगे खेतों में तो निश्चित तौर पर आपको आपको वांछित लाभ मिलना चाहिए टमाटर की खेती बाद वो मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ी मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि इस समय जो भिंडी बोएं उससे जो पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति की दूरी थोड़ा कम कर दें, क्योंकि आप थोड़ा कहीं न कहीं लेट हो रहे हैं। तो इसमें आपकी जो पेड़ों की सघनता है, इसमें फसल की सघनता आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आप यूँ कर सकते हैं कि आपकी जो पौधे से पौधे की दूरी वो 30 सेंटीमीटर है और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो करीब 45 सेंटीमीटर रखते हुए इस समय आप भिंडी की उचित प्रजातियाँ इस समय अपने खेतों में बोएं। खासकर मैं ये सलाह दूंगा जो प्रजातियाँ जो आपकी इसमें मुझे लगता है पीत मुझैक लगता है उसकी प्रतिरोधी हों, उनको खासकर अपने खेतों में उतारें। तो निश्चित तौर पर आप इस टमाटर के बाद भिंडी की खेती करने जा रहे हैं, इस गर्मी के मौसम इसमें अच्छा लाभ ले सकते हैं आप। और वाराणसी के किसान हरिओम जानना चाहते हैं कि जैव उर्वरक टीकों का इस्तेमाल कैसे करें और इन्हें कहां से प्राप्त करें। जैव उर्वरक टीके काफ़ी सस्ते होते हैं और धान कुल की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं से बीजों का उपचार कर बुआई करना फायदेमंद रहता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर दिनेश से। किसान भाइयों, कुछ जैव उर्वरक भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते टीके होते हैं। जैसे राइजोबियम का टीका है, इसको आपको दलहनी फसलों में प्रयोग करना है। एक टीका होता है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिलम का। ये टीका आप जो धान्य कुल की फसलें हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा की फसल है या गन्ने की फसल में एजोस्पिलम का, एजोटोबैक्टर का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एक पीएसबी का टीका होता है, फास्फेट सोलुबलाइजिंग या फास्फोरस घोलक टीका। ये आपके खेत में मिट्टी में मौजूद जो फास्फोरस होता है उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। आपको चाहिए कि बीजों का इन टीकों से बीजों का उपचार करने के बाद ही आप बुआई करें, तो आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी फसल को और फास्फोरस की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी। और इनका मूल्य बहुत कम होता है, यानी बहुत सस्ते उर्वरक हैं ये। हमें उम्मीद है किसान भाइयों आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कुछ हद तक आपकी समस्याएं भी कम हो गई होंगी। इसी तरह आप हमें पत्र लिखते रहिए और पत्र में नाम और पता साफ साफ लिखें। आपका पत्र, आपका ईमेल हम अपने कार्यक्रम में ताकि शामिल कर सके और आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। फिलहाल कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।